What if I told you कि लूफी का गियर 5 ना सिर्फ 800 ईयर्स तक डिलेड था, बल्कि बिना एक डेड मैन की गाइडेंस के उसके अवेकनिंग को सरवाइव करना उसके लिए बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल था। हम सबको शुरू से ये मैन के लिए कंडीशन किया गया है कि शैंक्स ने लूफी को किंग बनने की विल दी थी। बट लेट्स बी रियल, विल आपके हार्ट को एक लिटरल गॉड फ्रूट के फिजिकल प्रेशर के अंदर फेल होने से नहीं रोक सकती। ट्रूथ ये है कि मंकी डी लीनिएज एक ऐसी वायलेंट और क्योटिक स्पिरिचुअल रिदम कैरी करती है जिसे अकेले हैंडल करना एक ह्यूमन बॉडी के बस की बात ही नहीं है। वेस्ट ब्लू के लॉस्ट रुम्बार किंगडम के इस फॉरगॉटन लोर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट छिपा है जिसे इचिरो ओडा एक 1000 से भी ज्यादा चैप्टर से प्लेन साइट में हाइड करते आ रहे हैं। ब्रुक कोई रैंडम म्यूजिशियन नहीं है ब्रो, वो एक ऐसे किंगडम का लास्ट सर्वाइविंग नोबल है जो सिर्फ म्यूजिक नहीं बजाते थे, वो सोल रेजोनेंस को इंजीनियर करते थे जो सन गॉड को होस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। आज हम पूरे वन पीस टाइमलाइन को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ये अनकवर करने के लिए कि कैसे ब्रुक की योमी योमी पावर लूफी के हितो हितो फ्रूट का अल्टीमेट बायोलॉजिकल एंकर है। अगर ब्रुक ने लूफी को रेस किया होता तो पायरेट किंग सिर्फ एक रबर मैन नहीं होता, वो डे 1 से एक गॉड होता। रुम्बार पायरेट्स के इस अनलकी एंड के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो एक सर्टिफाइड झूठ था। वो कोई ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक जेनरेशनल सैक्रिफाइस था ताकि सोल किंग अपने सन गॉड से मिल सके। इस वीडियो का एक सिंगल सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि एक बार जब हमने इन रिसीट्स को ब्रेक डाउन कर दिया तो पूरे फाइनल सागा को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेट्स एब्सोल्युटली कुक। टू अंडरस्टैंड व्हाई ब्रुक वाज डेस्टिन्ड टू रेज लूफी, हमें सन गॉड नीका की रॉ ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखना होगा। करंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि लूफी अपने फ्रूट को मास्टर करने के लिए सालों तक स्ट्रगल करता है, कॉन्स्टेंटली अपने गियर्स को पुश करता है और अपने हार्ट को कोलैप्स के एब्सोल्यूट पॉइंट पर फोर्स करता है। रॉब लूची ने एनीज लॉबी में लिटरली नोट किया था कि जब भी लूफी गियर 2 एक्टिवेट करता है वो अपने लेग्स के थ्रू एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह ब्लड पंप करता है, जिससे उसकी अपनी लाइफ स्पैन शेव ऑफ हो रही होती है। व्हाई? क्योंकि मैथ इज नॉट मैथिंग चैट, उसके पास कोई इंटरनल कंडक्टर नहीं था। रुम्बार किंगडम कोई रैंडम वॉन्डरिंग म्यूजिशियंस की लैंड नहीं थी, वो सोल की एक एरिस्टोक्रेसी थी। ब्रुक के डिजाइन को देखो, वो टॉप हैट, वो केन, वो फॉर्मल एटिकेट, ये कोई रैंडम एस्थेटिक डिजाइन चॉइसेस नहीं है। ये वेस्ट ब्लू की एक ऐसी हाई सोसाइटी लीनिएज के अनडिनाइबल मार्कर्स हैं जिसे एक सिंगुलर एंशिएंट मिशन दिया गया है, सॉन्ग ऑफ लिबरेशन को प्रिजर्व करना। जब हम ब्रुक की सोल पर एब्सोल्यूट मास्टरी और उसकी रॉयल टायर एटिकेट को एनालाइज करते हैं तो हमें एक ऐसा आदमी दिखता है जिसे बर्थ से ही स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए ट्रेन किया गया था। अगर शैंक्स की जगह फूशा विलेज में ब्रुक ने लूफी को ढूंढा होता तो ट्रेनिंग रेकलेस ब्रॉलिंग से हटकर डिसिप्लिन्ड रेजोनेंस पर शिफ्ट हो जाती। इमेजिन अ यंग लूफी जो सिर्फ सी किंग्स और ट्रीज को पंच नहीं कर रहा है, बल्कि योमी योमी नोमी की फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए अपने वेरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को वाइब्रेट करना सीख रहा है। ब्रुक का फ्रूट कोई बेसिक रिवाइव मैकेनिक नहीं है, ये सोल पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। लूफी को उसके अपने हार्ट बीट की रिदम मास्टर करना सिखाकर ब्रुक गियर 5 की अवेकनिंग को डेकेड से एक्सेलरेट कर देता। थिंक अबाउट द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। हमारी रियल वर्ल्ड में भी एक ड्रम को एक ऐसे एक्सपर्ट ड्रमर की जरूरत होती है जो टेम्पो, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझता हो। ब्रुक इस वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है। वो लूफी के फ्रूट के लिए एक बायोलॉजिकल पेस मेकर की तरह एक्ट करता, इंश्योरिंग कि एक लिटरल गॉड फॉर्म का ट्रांजिशन लूफी के इंटरनल ऑर्गन्स को अंदर से इंसिनरेट ना करते। इस मेंटरशिप ने पूरे डी लीनिएज को फंडामेंटली बदल दिया होता। हम हमेशा डी फैमिली को केओटिक, रेकलेस और रिबेलियस देखते हैं, पर ब्रुक का सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लुएंस इसमें एक फॉलन किंग की स्ट्रेटेजिक ग्रेविटी ऐड कर देता। ब्रुक ने एब्सोल्यूट पिच ब्लैक आइसोलेशन के 50 साल जिए हैं, एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसे वन पीस के किसी और कैरेक्टर ने कभी फेस नहीं किया। इस आइसोलेशन ने उस डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड में टैप करने का मौका दिया जो कि योमी योमी पावर का लिटरल सोर्स है। लूफी को रेज करके ब्रुक अपनी ये सोल साइट यूज पास ऑन करता, जिससे लूफी दुनिया को सिर्फ खाने की तलाश में निकले एक पायरेट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह देखता जो वॉइड सेंचुरी के हेवी स्पिरिचुअल वेट को समझता है। लेट्स डाइव इनटू द मैकेनिकल फंक्शनिंग ऑफ डेविल फ्रूट अवेकनिंग्स, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल सिनर्जी एकदम अनडिनायबल हो जाती है। हम एगेड आर्क में वेगापंक के एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि जोन फ्रूट्स का अपना एक दिमाग होता है और नीका जैसे मिथिकल जोन्स एक्सेप्शनली डेंजरस होते हैं क्योंकि वो यूजर के पर्सनालिटी को कंप्लीटली कंज्यूम कर सकते हैं। लूफी जब पहली बार गियर 5 में एंटर हुआ तो वानों के जलने के बाद भी वो हिस्टेरिकली हंस रहा है। वो ऑलमोस्ट खुद को लूज कर चुका था। अगर ब्रुक शुरू से वहां होता तो वो लूफी को यह सीखता कि कैसे अपनी सोल को जॉय बॉय की इनहेरिटेड विल से डीकपल किया जाता है।
ब्रुक के पास अपनी फिजिकल बॉडी को सोल फॉर्म में लीव करने की यूनिक एबिलिटी है, मीनिंग वो फ्लैश और स्पिरिट के बीच की एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन को समझता है। ब्रुक की गाइडेंस के अंदर लुफी अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को रिस्क किए बिना नीका फ्रूट के साथ एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर लेता, जिससे एक ऐसी फ्लॉलेस हाइब्रिड स्टेट क्रिएट कुकीज जहां सन गॉड की रॉ पावर को एक डिसिप्लिन वॉरियर का स्ट्रेटेजिक माइंड परफेक्टली कंट्रोल कर रहा होता। कंसिडर द बिंक्स साके प्रोफेसी। ये पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, और फिर भी इसका एक एक वर्स बाय हार्ट जानने वाला अकेला बंदा कौन है? ब्रुक। ये सॉन्ग कोई फन पायरेट एंथम नहीं है, ये एक कोडेड मैनुअल है, जॉय बॉय एरा के रेस्टोरेशन का एक लिटरल ब्लूप्रिंट है। इसके लिरिक्स लिटरली बताते हैं एक टाउन को लीव करने, गोल्ड और सिल्वर वेव्स को क्रॉस करने और पूरे सी में बिंक्स साके डिलीवर करने की कहानी। अगर ब्रुक ने लुफी को रेस किया होता तो ये सॉन्ग लुफी का चाइल्डहुड ललबाय होता। वो रैंडम मीट या ट्रेजर की तलाश में सी पर नहीं निकलता, वो ग्लोबल कॉन्क्वेस्ट के एक ग्रैंड सिम्फनी को कंप्लीट करने के लिए निकलता। लुफी की इंटरनल फिजियोलॉजी पूरी तरह रिफाइन हो गई होती। उसके गियर्स उसकी लाइफ स्पैन पर एक डेस्परेट टैक्स बनने के बजाय उसके मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक शिफ्ट्स होते। फर्दरमोर, हितो हितो नोमी मॉडल नीका और योमी योमी नोमी का कनेक्शन प्यूरे स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी का मामला है। एक फ्रूट सन को रिप्रेजेंट करता है जो कि लाइफ और अवेकनिंग है, और दूसरा सोल को रिप्रेजेंट करता है जो कि आफ्टर लाइफ और परसिस्टेंस है। ये दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक ऐसी टाइमलाइन में जहां ब्रुक लुफी को रेस करता है, स्ट्रॉ हैट क्रू कोई रैगटैग ग्रुप ऑफ ड्रीमर्स नहीं होती, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक हाईली कैलकुलेटेड एलीट डिसमेंटल यूनिट होती। ब्रुक, जिसने एक ऐसे नोबल की आंखों से दुनिया की ट्रू हिस्ट्री देखी है, जिसने सब कुछ खो दिया, वो लुफी को डायरेक्टली मैरी जोआ की तरफ स्टीयर करता है, एक ऐसी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के साथ जो शैंक्स, अ मैन ऑफ द रेड फोर्स, कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता था। रुम्बार पायरेट्स की हिस्टोरिकल टाइमलाइन भी एक ऐसी मैसिव कंस्पिरेसी को हाइड करती है जो इस थियरी से परफेक्टली अलाइन होती है। एक हार्मलेस म्यूजिशियंस की क्रू ने सडन फ्लोरियन ट्रायंगल में पॉइजन वेपन्स यूज करने वाले एक अननोन एनिमी का रैथ क्यों अट्रैक्ट किया? वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनके बाउंटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता था कि रुम्बार किंगडम ने म्यूजिक और एंशिएंट किंगडम के बीच के कनेक्शन के बारे में क्या डिस्कवर कर लिया था। वो वेस्ट ब्लू इंसिडेंट जिसने रुम्बार पायरेट्स को वाइप आउट किया, वो कोई रैंडम एक्सीडेंट ऑफ फेट नहीं था। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक डेस्परेट वायलेंट अटेम्प्ट थी म्यूजिक ऑफ द सोल को किल करने की, इससे पहले कि वो कभी बॉडी ऑफ द सन को ढूंढ पाए। लेकिन वो फेल हो गए। उन्होंने एक स्केलेटन को जिंदा छोड़ दिया, और वही स्केलेटन अल्टीमेट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की होल्ड करता है। ब्रुक को 50 इयर्स तक मिस्ट में ट्रैप रखकर फेट ने ये इंश्योर किया कि वो बदलती हुई दुनिया से कंप्लीटली अनटच्ड रहे, एक लिविंग टाइम कैप्सूल की तरह एक्ट करे जो उस प्रिसाइज मोमेंट का वेट कर रहा है जब सन गॉड का होस्ट अपीयर होगा। जब हम लुफी के गियर्स के ऑपरेट करने के तरीके को देखते हैं तो हमें उसके ब्लड वेसल्स, बोन्स और मसल्स का एक प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन दिखता है। गियर 4 को कंप्रेस्ड एयर प्रेशर के अंदर अपने रबर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोड होने से रोकने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ आर्मामेंट हाकी की जरूरत होती है। ये एक बायोलॉजिकल क्राइसिस है। बट ब्रुक की एनर्जी कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। वो बिना मसल्स के अपने बोन्स मूव करता है, बिना लंग्स के ब्रीथ करता है, और प्यूरे सोल फोर्स के थ्रू अंडरवर्ल्ड की कोल्ड चिल्स को चैनल करता है। अगर ब्रुक ने सोल एनर्जी को लुफी की ट्रेनिंग में इंटीग्रेट किया होता तो लुफी को हाई टियर कॉम्बैट स्पीड्स अचीव करने के लिए अपने फिजिकल सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रबर की फिजिकल लिमिटेशंस को बाईपास करने के लिए सोल वाइब्रेशन का यूज करता, जिससे वो ऐसे अटैक्स लॉन्च कर पड़ता जो अपोनेंट के फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल कोर दोनों को एक साथ हिट करते, मेकिंग हिम एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर लोगिया यूजर्स और एंशिएंट जोन्स लॉन्ग बिफोर ही एवर स्टेप्ड फुट ऑनटू द ग्रैंड लाइन। इसका बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत मैसिव है ब्रो। लूफी ग्रैंड लाइन में अपने लिमिट्स टेस्ट करने वाले एक लड़के की तरह एंटर नहीं होता, बल्कि उस थ्रोन के राइटफुल एयर की तरह एंटर होता जिसे रिक्लेम करने में ब्रुक ने आधी सेंचुरी स्पेंड की है। जब हम इस थ्योरी के एंड गेम तक पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि ब्रुक की इमॉर्टैलिटी कोई कर्स नहीं है, ये एक कॉस्मिक ब्रिज है। वो अकेला ऐसा पर्सन है जो ये इंश्योर कर सकता है कि सन गॉड फाइनल वॉर के एक्सट्रीम फिजिकल टोल को सरवाइव करे। लूफी को सॉन्ग ऑफ लाइफ सिखाकर ब्रुक अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता है। वो एक पायरेट शिप पर सिर्फ एक फनी म्यूजिशियन बनने के लिए नहीं था, वो न्यू वर्ल्ड का ग्रैंड आर्किटेक्ट बनने के लिए डेस्टिन था। सोल किंग और सन गॉड सिर्फ एक कैप्टन और क्रू नहीं है, वो कंडक्टर और इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही ड्रम्स ऑफ लिबरेशन फाइनली रुम्बार किंगडम के वायलिन के साथ सिंक होना शुरू होते हैं, हमें रियलाइज होता है कि ओडा की सबसे बड़ी फोरशैडोइंग कोई हिडन एंशिएंट वेपन या कोई सीक्रेट आइलैंड नहीं था।
वो ये फैक्ट था कि लूफी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमेशा वही आदमी था जो उसके लिए पहले ही मर चुका था। सिम्फनी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और डॉन सिर्फ आ नहीं रहा है बल्कि इससे प्ले किया जा रहा है। सो क्या इस माइंड बेंडिंग टाइमलाइन रीराइट ने ब्रुक के एंड गेम रोल को लेकर आपका व्यू कंप्लीटली बदल दिया, या आपको अभी भी लगता है कि शैंक्स ही अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है? मुझे अभी के अभी कमेंट्स में सबका टेक चाहिए कि योमी योमी नोमी वॉइड सेंचुरी से कैसे कनेक्ट करता है। अगर इस लोर ब्रेकडाउन ने आपका दिमाग एब्सोल्युटली शैटर कर दिया हो तो उस लाइक बटन को स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लो ताकि आप अगला मेजर वन पीस डीप डाइव बिल्कुल भी मिस ना करो। एंड इफ यू गाइज वांट टू नो मोर अबाउट ब्रुक्स मिस्टीरियस पास्ट, you can click on this video. Thanks for watching. Peace out.